Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। औंधे मूल लुढ़क गया है बाजार। सितंबर महीने में देखते तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मारी जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर सीरीज शुरू होते ही बाजार पे लग गया गोता। ऊपरी स्तरों पर आई है बिकवाली और अचानक से आई है, जिसमें निवेशकों का हो गया है भारी नुकसान। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट अभी और गहराएगी या फिर अब खरीदारी का मौका आ गया है? इसी मुद्दे बात करने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी मेरे साथ से मौजूद हैं। ग्रुप चेयरमैन हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार, थैंक यू राजत। सर, इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है? ये अचानक से इतनी भयंकर बिकवाली, और क्या इसकी एक्सपेक्टेशन थी? आरबीआई पॉलिसी से ठीक एक हफ्ते पहले क्यों कांप रहा है बाजार? राजत जी, दो मुख्य मुद्दे हैं जिसके कारण मार्केट गिर रहा है। पहला तो मुझे लगता है कि जो वेस्ट एशिया में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके कम होने का कोई नामो निशान ही नहीं है, कंटिन्यूअसली एस्केलेट हो रहा है, जिसको लेके बड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न है दुनिया भर में। दूसरा, और जो लगता है मुझे इंडियन मार्केट को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये है चाइना का अचानक एक्टिव हो जाना। चाइना के जो मार्केट थे वो बहुत नीचे लेवल पे पड़े हुए थे और तरह तरह के दिक्कतें उनके इकोनॉमी में थे। पर अचानक पिछले हफ्ते के थर्सडे फ्राइडे गुरुवार से लेके चाइनीज गवर्नमेंट ने तरह तरह के इंसेंटिव्स और तरह तरह के स्टिमुलस मार्केट को दिया है, और इसके चलते चाइनीज मार्केट में एक मोमेंटम वापस आया है। ये हम लोगों को देखने को मिला है। चाइनीज मार्केट इस महीने, अगर आप देखेंगे सितंबर में भी अगर देखेंगे, तो अच्छा रिटर्न दिया। इंडियन मार्केट ने, निफ्टी ने करीबन 2.5-3% दिया, चाइनीज मार्केट ने 10% से ऊपर रिटर्न दिया। क्योंकि चाइनीज मार्केट में अभी इंसेंटिव सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव स्टिमुलस आने के कारण मार्केट ऊपर लेवल पे जा रहा है, और सारे दुनिया भर के निवेशक अब पैसा चाइना में लगाने का सोच रहे हैं। और इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। एफआईआई ने जबरदस्त बिकवाली की और वो कुछ हद तक वो पैसा चाइना में जरूर जा रहा है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी के कारण इंडियन मार्केट में दबाव देखने को मिला। तीसरा कारण मैं ये कहूंगा कि जैसे हम जानते हैं कि एफआईआई, एचएनआई सब अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठे हुए थे, क्योंकि मार्केट सितंबर में अगर देखें, जबरदस्त मार्केट ऊपर गया था इंडियन मार्केट, और एक ऑल टाइम हाई, हर रोज ऑल टाइम हाई टच कर रहा था। तो इस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन ये होना ही था। इट वॉज ए मैटर ऑफ टाइम। और ये फैक्टर भी, ये जो अदर जो चाइना वाला मुद्दा और वेस्ट एशिया का मुद्दा, इनके साथ ऐड होके इंडियन मार्केट पे दबाव डाल राइट, आपने तीन बड़े कारण बताए जिसकी वजह से भारतीय बाजारों पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो सर, एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये जो एस्केलेट हो गई हैं, और इजराइल और ईरान दोनों ही वापस अपने कदम नहीं ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर एक अटैक करता है तो फिर काउंटर अटैक करता है। पहले इजराइल ने अटैक किया तो ईरान ने फिर अब उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया है। सर, ऐसी स्थिति में क्या ये फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा? क्योंकि हमने वॉर लाइक सिचुएशन और इनफैक्ट वॉर्स तो बहुत बार देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट्स रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही मारते चले गए हैं। तो ऐसे मूड माहौल में अभी निवेशकों को क्या हिम्मत करनी चाहिए, या फिर अभी बाजार में गिरावट और गहराने की आशंका है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा है कि अगर एस्केलेट होता है और एक्चुअली अगर ऑल आउट वार आ जाता है वेस्ट एशिया में, तो जरूर बाजार में थोड़ा दिक्कत आएगा और नर्वसनेस जरूर रहेगा। और हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है वो ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस अचानक शूट अप करता है तो उसका भी नेगेटिव असर इंडियन मार्केट पे आएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पर एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि हमेशा जब ऐसा कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल हादसा होता है या ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट होता है, उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट तब गिरता है, पर उसके बाद, गिरने के बाद जो मार्केट का लेवल होता है वहां पे लेना, खरीदारी करना लंबी अवधि के लिए जो निवेशक है उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। हमेशा से हुआ है, सदियों से हुआ है। अब 1990s के अगर गल्फ वॉर की बात करें, तब से लेके अगर कोई ट्रैक करे, तो मार्केट में ये ट्रेंड हमेशा देखने को मिला है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन या कोई बहुत बड़ा हादसा, कोविड ले लीजिए, जब पहले कोविड हुआ मार्केट जबरदस्त गिरी, पर उसके बाद मार्केट में जो चमत्कार रैली देखने को मिला वो एक बेहतरीन रैली देखने। तो हमेशा मैं ये निवेशक को कहूंगा कि जरूर पैनिक सेलिंग आएगा, पर पैनिक सेलिंग के बाद खरीदारी का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। ओके, तो पैनिक सेलिंग के बाद अपॉर्चुनिटी तो है, वही जानने की कोशिश करेंगे हम आपसे
कि ये जो पैनिक सेलिंग आई है इसमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। लेकिन ये जो दूसरा कारण आपने बताया था वो था चाइना का स्टिमुलस। ये सर वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिल रही थी चाइना में, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को संभालने के लिए उन्होंने दिया है स्टिमुलस। लेकिन आपको लगता है इससे कि बहुत सारे फंड्स इंडिया को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ना मान के चाइना को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मानेंगे अब? मैंने जी, ये मुद्दा इंडिया अट्रैक्टिव है या नहीं है इसकी नहीं है, इंडिया जरूर अट्रैक्टिव है। और सारे एफआईआई जो विदेशी निवेशक है वो समझते हैं कि इंडिया में स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और इंडिया में ग्रोथ बरकरार रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एफआईआई का काम है, फंड जो है उनका काम है निवेशक के लिए, अपने निवेशक के लिए पैसा बनाना। और इंडिया का वैल्यूएशन अब एक लेवल पे चला गया है जहां पे वो फुल्ली वैल्यू दिख रहा था, बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे कंपनीज। और अगर इसके कंपैरिजन में अगर चाइना का बात करें तो चाइना में डेफिनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनीज अंडर वैल्यूड लग रहे थे। तो स्थिति ऐसी थी और इस स्थिति में उनके सरकार ने आके बहुत सारे स्टिमुलस दिए जिससे कि लग रहा है कि इकोनॉमी में मोमेंटम वापस आ सकता है। अब आएगा नहीं आएगा, फ्यूचर में क्या होगा बताना मुश्किल है, पर ऐसा ऐसा मतलब सबको लग रहा है कि ये स्टिमुलस इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकता है। और इस माहौल में जो 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 मैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो मोमेंटम पे काम करते हैं या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो जरूर कुछ पैसा चाइना में मूव करेंगे। और देखिए ये हुआ भी है, जैसे ही चाइना में स्टिमुलस आया चाइनीज मार्केट बढ़ गया, तो जिन्होंने पैसा मूव किया उनको शायद प्रॉफिट भी बन गया उनके लिए। तो ये तो नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसमें ना तो इंडिया के बारे में उनका कोई नेगेटिव फीलिंग है, ना तो चाइना के बारे में पॉजिटिव फीलिंग है। ये जस्ट एक मोमेंटम का फायदा लेने के लिए ये काम हमेशा जो शॉर्ट टर्म निवेशक है वो करते हैं। अच्छा, कितनी अच्छी अच्छी खबरें आई थी ना सितंबर में, अक्टूबर शुरू होते ही किसको पता था कि ऐसी खबरें आई थी। ये तो है अनफोर्सीन रिस्क जो आपके सामने कभी भी आ सकता है। तो निवेशकों को ये भी सीखना चाहिए कि हर बार हरियाली नहीं दिखेगी, हर बार तेजी वाली मार्केट नहीं दिखेगी। ऐसा फेज भी आएगा मार्केट में जब आपका पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन शो कर रहा होगा, M2M लॉसेस शो कर रहा होगा, उसको बर्दाश्त जो कर गया पैसा उसी का बना। हाँ, अच्छे शेयर्स जो कि अभी सुदीप जी बताएंगे, अगर वैसे कुछ शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हो तो फिर पैसा बन सकता है। लेकिन सर ऐसे में ये सेबी ने F&O ट्रेडिंग नियम क्यों बदले हैं? नियमों के ऊपर, कुछ खास नियमों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये F&O ट्रेडिंग नियम इतने कड़े करने की जरूरत क्या आन पड़ी? ये तो पिछले कुछ महीनों से ये चर्चा मार्केट में हमेशा चल रहा है। और आप लोगों मीडिया ने भी इसको तरह तरह से इंटरप्रेट भी किया है। और देखिए सारे अथॉरिटीज, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके सेबी चेयरमैन तक कि सबने ये बात बार बार दोहराया है कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये स्पेकुलेशन का जो नेगेटिव असर वो रिटेल पे जा रहा है। और सारे जो अथॉरिटीज है उनका कोशिश हमेशा रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए। और यहाँ पे जैसे डेटा भी बाहर आए थे कि 93% जो निवेश कर रहे हैं एफएनओ में वो लूज कर रहे हैं, जबरदस्त लूज कर रहे हैं। और बड़े जो फंड है या जो प्रोप्राइटरी एल्गो चलाते हैं उनको पैसा बन रहा है। तो ये एक हेल्दी मार्केट के लिए सही नहीं है। और इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना किसी ना किसी तरह से जो रेगुलेटर है ये अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे। और ये इन्होंने ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ लाए, डिस्कशन पेपर इन्होंने निकाला था, बाकायदा डिस्कशन पेपर आया था और उसके लाइन पे ही जो फाइनल रेगुलेशंस आए वो आए हैं। और ये अगर मैं भी ये मानता हूं कि हाँ टेम्पोररी इसका भी असर मार्केट में आया है। जो आप पूछ रहे थे मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट क्यों आया है, इसका भी एक नेगेटिव असर मार्केट में आया है। पर ये टेम्पोररी होगा, इसका कोई लॉन्ग टर्म असर नहीं होगा, इवन मीडियम टर्म असर नहीं होगा। हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि एक तरह से हम लोग काम कर रहे थे, सेबी ने कुछ पाबंदियां लगाई है, उसके कारण एक दूसरे तरह से थोड़ा बहुत रिस्क कम करके काम करना पड़ेगा। तो मार्केट विल एडजस्ट, पर ये एडजस्टमेंट में कुछ टाइम लगेगा और तब तक मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी देखने को जरूर मिलेगा इसको लेके। अच्छा, मैं ये जो नए नियम आए हैं ना मैं वो पढ़ता हूँ एक बार व्यूवर्स के लिए। 6 नियम आए हैं नए जो कि धीरे धीरे करके फेज वाइज इंप्लीमेंट हो जाएंगे फ्रॉम 20 नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स। डेरिवेटिव के न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जाएगा। न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होगी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वो 5 से 10 लाख रुपए से बढ़कर 15 से 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। फिर हफ्ते में प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी होगी एक इंस्ट्रूमेंट की, बाकी सब वीकली एक्सपायरीज को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की वीकली एक्सपायरी होगी हर एक्सचेंज पे।
उसके बाद एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर 2% अतिरिक्त ईएलएम यानी कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाने का प्रावधान होगा। एक्सपायरी पर कैलेंडर स्प्रेड का लाभ खत्म कर दिया जाएगा। ऑप्शंस के खरीदार को अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा और पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। ये आप सेबी का सर्कुलर आया, सेबी की वेबसाइट पर जाके वो सर्कुलर पढ़ सकते हो। और ये 6 जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर कल से इतनी चर्चा हो रही है, और खैर हमने मार्केट पे देख ही लिया रिएक्शन। लेकिन सर पहला सवाल ये कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को बढ़ाने से रिटेल कैटेगरी के ट्रेडर्स पीछे हो जाएंगे? क्या एफएनओ एक्टिविटी पे इसका असर आएगा? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास तो फाइनेंशियल मसले, उनके लिए क्या 5 से 10 लाख रुपए और क्या 15 से 20 लाख रुपए। रजत, ये जो एंटायर जो डायरेक्शंस आए हैं, ये इसका पर्पस ही था कि रिटेल को थोड़ा कम पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर करना, और वही ऑब्जेक्टिव से ये रेगुलेशंस लाए गए हैं। रेगुलेटर्स डोंट वांट रिटेल टू पार्टिसिपेट इन एन अनब्रिडल्ड मैनर, थोड़ा कंट्रोल्ड वे में पार्टिसिपेट करे, और जिसका जितना मतलब नेटवर्थ है, जिसका जितना क्षमता है, उसी के हिसाब से पार्टिसिपेट करे। क्योंकि एफएनओ एक ऐसा चीज है जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग टूल्स है, तो यहाँ पे सोच समझ के निवेश करना चाहिए। तो बिल्कुल जो निचले स्तर में लिमिट था उसको बढ़ाया गया है, और ये अनएक्सपेक्टेड लाइन से था। तो 5 से 10 लाख के बीच में था, उसको 15 से 20 लाख किया गया है। इसमें कोई मैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूँ। और देखिए, जो ट्रेड करने वाले हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो एचएनआईज हैं, वो जैसे ट्रेड करते थे करते रहेंगे, पर उनके लिए तो ये रेगुलेशन है ही नहीं। ये रेगुलेशन जो सेबी लाए हैं, ये छोटे ट्रेडर्स के लिए है, जो कि जबरदस्त पैसा लूज कर रहे थे, पर एक स्पेकुलेशन का हैबिट के चलते इसमें कामकाज कर रहे थे। अच्छा, लेकिन सुदीप जी, जो दूसरा पॉइंट है वो है ये कि हफ्ते में प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। अब आप मेरे को एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, और उसमें हुआ ये था कि एक बार तो निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी कब होगी इसको लेकर एनएससी और बीएससी में ठन गई थी। एक बार ऐसा हुआ था। और उसके बाद पहले होती थी मंथली एक्सपायरी, उसको खुद रेगुलेटर ने वीकली एक्सपायरी टुकड़ों टुकड़ों में करनी शुरू कर दी थी। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कर दिए थे कि एनएससी पर निफ्टी की भी होगी, बैंक निफ्टी की भी होगी, फिर निफ्टी भी ले आए थे, और फिर मिड कैप वाले भी ले आए थे। तो पहले तो मंथली से आप वीकली पे आए, अब आप कह रहे हो कि वीकली नहीं ठीक, वीकली पे वॉल्यूम ज्यादा हो गए हैं, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, हाइपर ट्रेड इन एक्टिविटी, और इस वीकली को आप फिर से ले जाना चाहते हो कि चलो वीकली वैसे रहेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स खत्म करना चाहते हो, एक ही इंस्ट्रूमेंट रखना चाहते हो। फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो क्या निफ्टी रहेगा कि बैंक निफ्टी रहेगा, अब सेंसेक्स रहेगा कि बैंक एक्स रहेगा। ये तो सर एक्सचेंजेस का काम थोड़ा मुश्किल कर दिया सेबी ने, ऐसा लग रहा है। ये भी देखिए, ये भी पर्पस वही है कि स्पेकुलेशन को कम करने के लिए। क्योंकि जब आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और हर रोज एक्सपायरी हो रहा है, वीक में बहुत सारे एक्सपायरी आ रहे हैं, तो हर रोज बहुत जबरदस्त स्पेकुलेशन चल रहा है। तो स्पेकुलेशन कंट्रोल करने का ही ऑब्जेक्टिव है, और उसी ऑब्जेक्टिव से पर एक्सचेंज पर वीक एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नियम बनाया है। मैं ये मानता हूं कि और सेबी ने बताया भी है कि बाद में और कुछ चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि सेबी विल वॉच फॉर सम टाइम कि कैसा इसका असर आता है मार्केट पे, कैसा ट्रेडिंग वॉल्यूम पे असर आता है, कैसा स्पेकुलेशन पे असर आता है, फिर शायद चेंजेस लाए जा सकते हैं वापस। हाँ, आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले जैसे था मंथली एक एक्सपायरी, वहां से चेंज करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लाए गए थे जिससे मार्केट का वॉल्यूम बढ़ जाए, और वॉल्यूम बढ़ा भी था, जबरदस्त बढ़ा था। पर अब क्योंकि ये मुद्दा सामने आया है कि रिटेल बहुत जबरदस्त, और देखिए जो स्टैटिस्टिक्स आया वो भी स्टार्टलिंग है, 93% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स लूजिंग मनी। मतलब ऐसा जब स्टैटिस्टिक्स उभर के सामने आता है, तो सरकार या रेगुलेटर की तरफ से कोई चारा नहीं रहता है एक्शन लिए बगैर। इत्तेफाक की बात है कि अभी हाल फिलहाल में चार्जेस भी रिवाइज हुए हैं, बीएसई एमसीएक्स के ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑप्शन ट्रेड पे। ठीक है, सर्कुलर से पहले ही हो गए वो वाले ट्रांजैक्शन चार्जेस रिवाइज। ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अब महंगी हो जाएगी, ये तो बात पक्का है। तो फिर रिटेल ट्रेडर्स को दूर रखने के लिए ही ये सब स्टेप्स उठाए गए हैं। लेकिन सर फिर ये मेजर जब हम कह रहे हैं कि टर्नओवर वॉल्यूम ब्रोकर्स का ऑप्शंस से ही बनने लग गया है, चाहे वो एल्गो से ऑप्शंस ट्रेडिंग हो रही हो या फिर कोई भी कर रहा हो, आमदनी तो ब्रोकर्स की ऑप्शन से बहुत हो रही थी। तो अभी ब्रोकिंग हाउसेस की आय पे क्या असर पड़ेगा, और एक्सचेंज की आय पे ये क्या नेट ऑफ हो जाएगा जिस तरीके से उन्होंने अभी चार्जेस बढ़ाए हैं? वो तो समय बताएगा नेट ऑफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में वॉल्यूम कैसे होगा, ये सारे रिस्ट्रिक्शन 20 नवंबर तक जब लग जाएंगे, उसके बाद कुछ देर में मुझे लगता है कि अगला
क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर का, तब पता चलेगा कहाँ वॉल्यूम स्टेबलाइज करता है, तब पता चलेगा क्या होगा, कितना कवर होगा, कितना नहीं होगा। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा रजत जी की ब्रोकर्स के इनकम में इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। इनके पास दो चेंजेस हुए हैं। एक तो पहले इनका जो था कि जो चार्जेस हैं वो स्टेप स्टेप वाइज कैलकुलेट करते थे, अब वो नहीं है कि स्टैंडर्ड चार्जेस कर दिए हैं। जो सेबी ने सर्कुलर निकाला है कि जो जो चार्जेस लेते थे वो स्टेप वाइज हट गया, अब यूनिफॉर्म चार्जेस कर दिया है। तो इसके चलते उनका जो एडिशनल इनकम था वो खत्म हो गया है, वो एक झटका इनको लगा। अब एफएनओ के वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, वो दूसरा झटका लगेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्रोकर्स का इनकम जरूर कम होगा। और डिफरेंट बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस ने अपने एस्टिमेट्स भी दिए हैं। किसी ने बोला है 8%, किसी ने बोला है 15% उनका इनकम कम होने का संभावना आने वाले दिनों में है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने चार्जेस भी ट्वीक कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी शायद करेंगे। एक्सचेंजेस की बात अगर करें, एक्सचेंज का इम्पैक्ट सेकेंडरी होगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रोकिंग हाउस पे होगा, उसके बाद एक्सचेंज पे जरूर इम्पैक्ट होगा। अगर टर्नओवर कम हो जाता है, एक्सचेंज का इनकम टर्नओवर से होता है, तो इम्पैक्ट होगा। और बीएसई और एनएसई के बीच में अगर बोले तो एनएसई में बहुत ज्यादा एक्सपायरीज थे, बीएसई में सिर्फ 2 एक्सपायरीज ही थी। तो ऑब्वियसली एनएसई का इनकम प्रोपोर्शनेटली ज्यादा कम होगा कंपेयर टू बीएसई। लेकिन गिरावट तब तक अच्छी लगती है जब तक असल में गिरावट आ नहीं जाती, और अब आ गई है 25,400 के लेवल के नीचे दिखाई दे रहा है निफ्टी। और हम ना बिस्तक पे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप रिकलेक्ट करो अगस्त की आरबीआई की पॉलिसी से ठीक एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, भयंकर गिरी थी मार्केट अगस्त में भी आरबीआई पॉलिसी से पहले। और ये इत्तेफाक की बात है कि अक्टूबर में भी आरबीआई पॉलिसी से पहले इतनी भयंकर बिकवाली आ गई। अब आ गई तो आ गई, अब क्या करना चाहिए सवाल ये है। और ये अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें कम कर दी, इस बार आरबीआई भी घटाएगा क्या? क्योंकि वो फिर एक बूस्टर शॉट मिल जाएगा मार्केट को। बिल्कुल मिलेगा अगर आरबीआई घटाता है, पर मुझे कन्विक्शन नहीं है कि आरबीआई इस बार ब्याज दरें घटाएगा। अगला पॉलिसी में शायद घटाएगा। अगर इस बार रजत जी घटा देता है तो बहुत ज्यादा मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगा। ओवरऑल मैं ये मानता हूं कि बीएफएसआई के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ब्याज दरें घटते हैं। पर इस बार की पॉलिसी में थोड़ा आप क्या सुनना चाहेंगे? आरबीआई गवर्नर क्या ऐसा बोल दें जो आपको लगे कि हाँ, आप ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात कर दी है? देखिए, दो चीज, एक तो अगर ब्याज दर घटा देते हैं तब तो सबसे बड़ी बात हो गई है, तब तो इट्स वाटर अंडर द ब्रिज हो गया एक काम, और बीएफएसआई में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। अगर ब्याज दरें घटाते भी नहीं है तो अगर स्टैंड चेंज करे और ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके कमेंट्री में आए जिससे ये साफ होता है कि वो आने वाले दिनों में जरूर ब्याज दर घटाने की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, मैं ये मानता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स उनको नजर में रखना होता है। यूएस फेड ने जरूर ब्याज दरें कट किए हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। और मुझे लगता है कि जो अक्टूबर का क्रॉप अराइवल है, वो अराइवल के बाद आरबीआई विल टेक द कॉल, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसा क्रॉप अराइवल होता है, ये शायद आरबीआई देखना चाहेगा। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सेंसिटिव है हमारे कंट्री में, और फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, वो आरबीआई का मैंडेट भी है। तो उस पर ध्यान रहेगा, और इस बार शायद एक स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगा, स्टांस में चेंज हो सकता है, पर एक्चुअल रिडक्शन नहीं होगा। एक्चुअल रिडक्शन शायद दिसंबर में ही होगा। बाजार की इस गिरावट में थोड़ा राजनीतिक एंगल भी जोड़ देते हैं सर। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें अगर बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, अभी हमें नहीं पता, दिस इज अनफोर्सीन, किसी को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर वो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो बाजार उसको कैसे लेगा? बाजार में थोड़ा नेगेटिविटी तो जरूर आएगा, पर मुझे नहीं लगता है मार्केट इतना कुछ वरीड रहेगा। देखिए, बीजेपी के जब जनरल इलेक्शन के नतीजे आए, मार्केट जबरदस्त गिरा। सबको लगा कि बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट जो मेजॉरिटी था, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, वो खत्म हो गया, कोalition गवर्नमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। वो 4 जून को बहुत कुछ हुआ, पर उसके बाद मार्केट वापस आ गया और क्या जबरदस्त रैली दिखाया। तो मैं इतना उसमें महत्व नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे 2 स्टेट के, अगर कुछ नेगेटिव होता है शायद मार्केट थोड़ा गिरेगा, पर इस पे मैं तो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए इस पे कोई ध्यान ज्यादा नहीं दूंगा। तो आप अभी से ही खरीदारी करने की सलाह दोगे या फिर थोड़ा रुक जाएं? क्योंकि ना जब गिरावट आती है तो थोड़ा और सस्ता मिल जाए, थोड़ा और सस्ता मिल जाए के चक्कर में रह जाते हैं निवेशक। ये लेवल्स ठीक हैं 25,300 25,400 वाले, या फिर और डाउन साइड रिस्क आप देख रहे हो? ये लॉन्ग टर्म निवेशक जो है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि निवेश करना, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया आप
थोड़ा निवेश जरूर करिए। थोड़ा रखना चाहते हैं रखिए, आगे और कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया, वेस्ट एशिया में कुछ ऐसा कोई फ्लेयर अप हो गया, या चाइना में बहुत जबरदस्त और कुछ इंसेंटिव आ गया, या इलेक्शन के नतीजे ठीक ठाक नहीं आए, ये सब कुछ भी हो सकता है। पर ये ये फ्यूचर इम्प्रोबेबल सिनेरियोज है, तो ये होगा नहीं होगा, और उसके लिए अगर इंतजार करते रहेंगे तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही नहीं। तो इसके इसके बजाय आप थोड़ा खरीदारी अभी कर लीजिए और थोड़ा अपने पास रखिए कैश, ताकि ऐसा कोई अगर हादसा हो, ऐसा कोई इवेंट सामने आए, तो फिर आपको थोड़ा खरीदारी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपका एवरेज भी हो जाएगा अच्छी तरह से। राइट। अब सर Q2 रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है और 10 तारीख के बाद से तो हम बड़ी कंपनियों के नतीजे ट्रैक करना शुरू कर देंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार Q2 रिजल्ट सीजन से? देखिए, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे हमारे उम्मीद है कि ठीक ठाक नतीजे आएंगे। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे नतीजे और कमेंट्री दोनों ठीक आना चाहिए। एक्सेंच्योर के जो जो अनलिस्टेड स्पेस में है, ग्लोबल कंपनी है, उनका जो कमेंट्री, उनका जो आया था बहुत ही पॉजिटिव था। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया के जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनके भी प्रदर्शन और कमेंट्री दोनों ठीक ठाक रहेंगे। एफएमसीजी एक क्षेत्र है जहां पे हम लोगों को लगता है कि मोमेंटम वापस आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे दिक्कतें हैं, जैसे डाबर ने अपनी कमेंट्री दी है, वहां पे उन्होंने कुछ दिक्कतों के बारे में बात की है, पर मैरिको ने अच्छा कमेंट्री दिया है। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स छोड़ के बाकी एफएमसीजी ओवरऑल ठीक होने की संभावना है। बाकी अगर मेटल्स में तो बहुत उथल पुथल होता है, चलता रहता है चाइना के न्यूज फ्लो लेके, पर ओवरऑल मेटल्स में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो फिर टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी एंड मेटल्स। सर फाइनेंशियल्स के बारे में आपने बातें नहीं करी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे क्या करें, स्पेशली बैंकिंग पे? थोड़ी बहुत हिम्मत करी थी निजी क्षेत्र के बैंक्स ने, पीएसयू बैंकों ने तो बिल्कुल ही नहीं करी है। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि बीएफएसआई को बेनिफिट मिलेगा ब्याज दर जब घटना चालू होगा, और उसकी इंतजार में कुछ एक्साइटमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा जरूर आरबीआई पॉलिसी के आसपास। और अगर आरबीआई पॉलिसी पॉजिटिव आता है तो जरूर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी हो गया है वो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। और ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो बैंक सही ढंग से कर पाएगा, और लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, उनके प्रदर्शन अच्छे होंगे और वहां पे ही मार्केट का फोकस रहेगा। इसी कारण हमने जो प्राइवेट सेक्टर दिग्गज बैंक्स हैं जिनका नेटवर्क अच्छा है, क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रांग है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक बोले, एचडीएफसी बैंक बोले, इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आने वाले दिनों में भी अगर निवेशक ध्यान देना चाहते हैं तो इन्हीं बैंक्स पे थोड़ा ध्यान दें। फायदा तो सभी को मिलेगा, और ज्यादा फायदा शायद इन बैंक्स को मिलेगा जो कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट क्रेडिट ग्रोथ मीट करने के लिए आपके पास लो कॉस्ट फंड्स होने चाहिए ताकि आपकी मार्जिन बरकरार रहे। दूसरा मैं कहूंगा, जो ब्याज दरें कम होंगे उसका बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी अच्छी तरह से मिलेगा, और हाउसिंग फाइनेंस में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी गोल्ड लोन कंपनीज को भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उसमें आरबीआई की तरफ से कुछ दिक्कतें, कुछ शंका, कुछ कॉशन साउंड किया गया है, तो थोड़ा उसमें सतर्क रह सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। पर हाउसिंग फाइनेंस और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों में ध्यान दिया जा सकता है। मैं इतने समय से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ ना आपके हर बार एक मेगा इवेंट पे, तो उसमें हमेशा पावर आ जाता है सर, और उसमें पावर भी ट्रेडिशनल पावर प्लेयर्स आप हमेशा बताते हो। तो पावर सेक्टर के नतीजे अच्छे आएंगे या फिर अभी थोड़ा एनर्जी स्टॉक्स करेक्ट हो सकते हैं? नहीं, पावर सेक्टर के नतीजे अच्छे आएंगे। पावर एक ऐसा सेक्टर है रजत जी, मैं जो पहले भी जिक्र कर चुका हूं आपके साथ, कि एक स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे आया है, और ये स्ट्रक्चरल चेंज का मोमेंटम अगला 4-5 साल जरूर जारी रहेगा। आज सुबह मैं एनएलसी चेयरमैन का जो स्टेटमेंट वो देख रहा था, अभी वो बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट हाथ में है उनका, और 2030 तक 20 गीगावाट उनका कैपेसिटी होगा। उसमें 10 गीगावाट ट्रेडिशनल एनर्जी, 10 गीगावाट ग्रीन एनर्जी, और वो ग्रीन एनर्जी सब्सिडी का आईपीओ की भी बात कर रहे हैं इसी साल का लास्ट क्वार्टर या अगले फिस्कल का फर्स्ट क्वार्टर। तो एक बहुत अच्छा चीज, एनएलसी, एनटीपीसी जैसे ट्रेडिशनल जो थर्मल पावर कंपनीज थी, वहां भी ग्रीन एनर्जी का एक 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 बहुत जबरदस्त मोमेंटम आया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ऑन द कार्ड्स है, एनएलसी अपनी ग्रीन एनर्जी कंपनी का आईपीओ की बात कर रहा है। बाकी चारों तरफ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वहां पे भी अच्छा मोमेंटम है।
पावर फाइनेंशियल्स अच्छा काम कर रहे हैं, पावर जो इक्विपमेंट सप्लायर्स है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा, ये मैं मानता हूं। अभी भी यहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है पॉकेट्स में। सर पोर्टफोलियो बनाए बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि बीस तक व्यूअर्स के लिए आपकी टॉप पिक्स। लेकिन उससे पहले ना सर, ये भी हाल फिलहाल में ऑटो नंबर्स आए थे सितंबर महीने के, ये आपको कैसे लगे? एक बार इस पे भी आपका व्यू चाहिए था। देखिए, ऑटो नंबर्स मिक्स्ड थे। मैं ये बताऊंगा यहाँ पे कि फेस्टिव सीजन के जो नंबर्स आएंगे, अक्टूबर नवंबर के नंबर्स आएंगे, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। मैं एक संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है एसयूवी सेगमेंट में, पर एक वैल्यूएशन भी एक लेवल पे रीच कर गया है। अब इसका ऊपर जाना तभी होगा जब ट्रैक्टर्स में ट्रैक्शन आएगा, और ट्रैक्टर्स में जबरदस्त खरीदारी की संभावना फेस्टिव सीजन में रहता है। अच्छा मॉनसून था, विलेज रूरल इनकम भी बढ़ रहा है, और फेस्टिव सीजन है। लेट्स सी द नंबर्स इन अक्टूबर नवंबर। बजाज ऑटो उन्होंने अपने ईवी के आंकड़े दिए हैं, नंबर 2 पोजीशन पे आ गए हैं ईवी में, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगला महीने तक नंबर 1 पोजीशन में ईवी में चले जाएंगे। नंबर्स भी अच्छे हैं, तो प्रदर्शन अच्छा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, कुछ इन्वेंट्री रिलेटेड चैलेंजेस थे, पर फेस्टिव सीजन में इनका भी कामकाज अच्छा होने की संभावना है। जो आंकड़े आए थे वो भी ठीक ठाक थे। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूं, पर अभी खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच पे रहिए। सर तो क्या खरीदना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, अगर आपकी टॉप पिक्स अगर आप बता पाए तो? और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि देखिए, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो टुकड़ों में चरणबद्ध तरीके से बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी आपके सामने रख दी जाएंगी, उसके बाद पैसा आपका, निवेश आपका। लेकिन अगर एक्सपोजर लेना हो मार्केट पे तो धीरे धीरे करके क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये सुदीप जी बता देंगे। सुदीप जी, आपकी टॉप पिक्स। ये पहला पिक तो मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि लार्सन टुब्रो खरीदिए। प्राइस करेक्शन हुआ है थोड़ा बहुत, जरूर खरीदिए। पूरा टेलविंड बहुत जबरदस्त है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ हाइड्रोकार्बन, इसका भी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है वेस्ट एशिया में, और लार्सन के मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रहे हैं, तो लार्सन में जरूर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। अल्ट्राटेक, सीमेंट एक सेक्टर है जहां पे बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन, और अल्ट्राटेक और अंबुजा एसीसी कंबाइन, ये दो पॉकेट्स हैं जो कि बहुत जबरदस्त एक्सपैंड कर रहे हैं ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और एक्विजिशन के जरिए। अल्ट्राटेक दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कैपेसिटी है, और बाई फार इंडस्ट्री लीडर है। और ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो ये सीमेंट डिमांड बढ़ता है, और इनके प्लांट्स ऑल ओवर द कंट्री है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी करके रखिए। जैसे रजत जी ने भी बताया, मैंने भी बताया, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, एक साथ मत खरीदिए। तीसरा कंपनी मैं जिसका जिक्र करूंगा बीएफएसआई क्षेत्र का है, एचडीएफसी बैंक। प्राइस थोड़ा बड़ा है, पर इसके बावजूद करंट लेवल पे भी लंबी अवधि के निवेशक के लिए सही है। तो सब लार्ज कैप हो गया, मिड कैप्स का मामला क्या वाकई ढीला है अभी, या फिर आप देना नहीं चाहते अभी मौजूदा स्तर पे मिड कैप स्टॉक? मिड कैप भी बता देता हूँ। मिड कैप में मैं पहला जो स्टॉक का जिक्र करूंगा वह सूला वाइनयार्ड्स, जो वाइन क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, 50% प्लस मार्केट शेयर भी है, और प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने वाइन टूरिज्म भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं उसमें, और यहाँ पे बहुत अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। साल भर की नजरिया से खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं जिक्र करूंगा। ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में माहिर है, और इनका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन रेट इंडस्ट्री के रेट का दुगना है ऑलमोस्ट। क्रेडिट डिमांड में पहले ही बोल चुका हूं बढ़ रहा है। एसेट क्वालिटी, पिछले क्वार्टर के नतीजे ऐसा कुछ खास नहीं था, पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए। तीसरा मैं बताऊंगा, ये वाटर टेक्नोलॉजी में दिग्गज कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, वाटेक वाबक। यहाँ पे भी क्योंकि वाटर इज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ग्लोबली नाउ, और वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिलेटेड सारे क्षेत्र में इनका कामकाज है, और इनका पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, और आने वाले दिनों के लिए फ्यूचर रेडी अगर अपना पोर्टफोलियो को करना है तो वाटेक वाबक लेके पोर्टफोलियो में रखिए। साल भर का नजरिया यहाँ पे भी रखिए। राइट, सुदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस अहम दिन जुड़ने के लिए, और व्यूअर्स की मदद करने के लिए, उनको मार्केट व्यूज बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम,
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।